गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड की इस फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। प्लस टू की फिजिक्स कर रहे हैं अपने और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। पिछली वीडियो में आपने चार्ज की मेथड्स के बारे में पढ़ा था। चार्जिंग मेथड्स भी अपने किसी ऑब्जेक्ट को किस किस मेथड से चार्ज दे सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव से। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, यानी कोई चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है ना, डायरेक्शन इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पिछली लास्ट ईयर पढ़ी है, तो उस हिसाब से ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी। और आपने फार्मूला जो पढ़ा था इसका, Q इज़ इक्वल टू आई इंटू में क्या होता है, T, करंट इंटू में टाइम। तो इसमें देखो जो करंट होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर, तो दोनों का मल्टीप्लाई अपने को एक स्केलर क्वांटिटी देता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो देखो, नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप हेडिंग से समझ रहे हो, एडिटिविटी मतलब उनका सम करना इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इट मीन्स इफ वी गिवन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस देन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ गिवन चार्जेस। कि अगर मान लो आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में है ये कोई एक सिस्टम है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो। इसमें तीन टाइप के चार्ज पड़े हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब एक -4Q है, दूसरा +3Q और तीसरा +5Q चार्ज है। तीनों चार्जेस की वैल्यू अलग अलग है। तो अब अगर आपसे पूछ लें कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो वो अपने को एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। एल्जेब्रिक सम का मतलब है भी मैथमेटिकल में, आप मैथमेटिक्स में जैसे सम करते हो ना दो क्वांटिटी का, यानी 2 + 3 = 5, वैसे ही आप सम किसका कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज का कर सकते हो। तो अगर आपको क्या है कि किसी सिस्टम में कोई एक से ज़्यादा चार्ज दिए हुए हो, तो आपको टोटल चार्ज पूछे तो डायरेक्ट उनका सम कर दो, जैसे मैथ में करते हो आप सम। तो यहाँ पे देखो जो सम करेंगे अपने, इसका जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसमें 3 चार्ज पड़े हैं, तो नेट चार्ज इस पे या टोटल चार्ज कितना होगा, -4Q +3Q और प्लस का 5Q। तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गया, प्लस का 4Q चार्ज इस पे नेट चार्ज है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, +4Q हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट सम करना है जैसे मैथमेटिक्स में जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है कि इफ़ सम ऑफ चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज पड़े हुए हैं उन सब चार्जेस का सम क्या है, जीरो है, तो देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उस ऑब्जेक्ट को अपने न्यूट्रल बोल देते हैं, या कई बार इसको अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है मैंने बताया था कि कोई भी मटेरियल होता है या कोई भी एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ऐसा नहीं है अभी उसका जो चार्ज है वो जीरो है, टोटल चार्ज या नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल होते हैं बिल्कुल। तभी क्या होता है, उन दोनों का सम जो होता है वो जीरो होता है। ऐसे नहीं भी चार्ज जीरो होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसमें उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जब किसी सिस्टम में टोटल चार्ज है या नेट चार्ज वो क्या हो, जीरो हो, उसको अपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल देते हैं। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो ये क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर वो क्या हो, उसको v वेलोसिटी से अपने मूव करवा दें। पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो रुका हुआ है, तो तब भी क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और अगर अपने उस इलेक्ट्रॉन को मोशन करवा दें,
उस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, v वेलोसिटी से मूव करवा दें, तो तब भी क्या होगा, उस पर चार्ज उतना ही रहेगा, मतलब वेलोसिटी का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये अपने को बताता है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन देखो आइंस्टीन ने एक चीज़ बताई थी, वो बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप, यहाँ पे ओनली उसकी इंट्रोडक्शन है। आइंस्टीन ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जाता है, ठीक है ना, v क्या उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मास चेंज हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, उसका मास चेंज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज पर यानी क्यू पर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है, मतलब क्यू चार्ज नहीं होगा, मास चेंज हो जाएगा। तो देखो अपने इसको पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप अगर मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज को, कोई चार्ज है, वो क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब 3 एक्सिस हैं, एक एक्स है, इधर वाला वाई है, और ये जेड एक्सिस है आपके पास, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लो आप इस इलेक्ट्रिक चार्ज को एक और एक्सिस के थ्रू देखते हो, ये कोई और एक्सिस हैं 3, एक्स वाई और जेड, एक्स डैश वाई डैश मान सकते हो आप इनको, जेड डैश। तो अब देखो दोनों जो फ्रेम है या दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उनके रिस्पेक्ट क्या होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मतलब इससे तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा और इसके जो ओरिजिन है इससे डिस्टेंस इसकी क्या है, कम है। तो अब ऐसे नहीं भी इस जो फ्रेम है या ये वाला जो एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट इसकी वैल्यू अलग होगी और इसके रिस्पेक्ट इसकी वैल्यू अलग होगी, मतलब कि ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पे भी रखा हुआ और किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, चार्ज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर इट मीन्स क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, कि चार्ज जो किसी भी पार्टिकल पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर होता है वो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में अपने को लिख सकते हैं, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट में जो उस पर चार्ज होगा क्यू रेस्ट, वो चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में ले जाते हो तो उस पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब वही चीज़ आइंस्टीन वाली नीचे लिखी हुई है कि बट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, आइंस्टीन ने बताया कि अगर आप उसको v वेलोसिटी से मूव कर देते हो, तो जैसे जैसे वेलोसिटी आप इंक्रीज करोगे उसका मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अपने हायर क्लासेस में इसकी स्टडी करेंगे, अभी आपके 12th में नहीं है। तो क्यू क्या है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, और एम क्या है, डिपेंड करता है। अब क्यू और एम से एक नई क्वांटिटी बनती है, वो देखो ये पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखो क्या है कि द रेशो ऑफ क्यू अपॉन एम, कि अगर किसी पार्टिकल के चार्ज और मास का अपने रेशो लिखें, तो यहाँ पे क्या है, ऑफ चार्ज एंड मास एम ऑफ ए पार्टिकल, देन इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, यानी इस जो क्वांटिटी है क्यू अपॉन एम, इसको अपने क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोल देते हैं उस पार्टिकल का, ठीक है, कि पर यूनिट मास पर कितना चार्ज है उसको उसका स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो और इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। अब देखो ये इसने कहा है कि स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या होता है कि डिक्रीज होता है अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करते हो। तो डिक्रीज क्यों होगा, देखो आपको पता है मास इंक्रीज होता है वेलोसिटी की इंक्रीज के साथ, तो अगर यहाँ पे मास इंक्रीज होगा तो ये टोटल जो क्वांटिटी है क्यू अपॉन एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्पेसिफिक चार्ज होता है जो किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे, वो तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा क्योंकि उसमें मास की टर्म आती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे ओनली चार्ज पूछे आपसे, तो चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, स्पेसिफिक चार्ज करता है, और जो चार्ज होता है डायरेक्ट वो इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि जो है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही ये है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व और कांस्टेंट, इट मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक ओनली इसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अपने को क्या बताता था कि एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर। यानी इसको अपने वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अपनी ओनली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, चार्ज को ओनली ट्रांसफ़र कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल दिया हुआ है जो अपने पिछले बेंजामिन एक्सपेरिमेंट में इसको स्टडी किया था कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लास रॉड ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। यानी कि जब अपने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अपने क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। तो अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहे, बस ट्रांसफ़र हो गए। ग्लास रॉड वाले कहाँ पे चले गए, इस सिल्क क्लॉथ पर चले गए। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और आसान से ही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने काफ़ी कंजर्वेशन के लॉ पढ़े हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये आपके लिए पॉइंट नया है और इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये पहली बार पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले अपने को एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्या होती है कि व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी है फिक्स वैल्यू, कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो, फिक्स वैल्यू हो, एंड दीज वैल्यूज आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए मिनिमम वैल्यू, और ये जो फिक्स वैल्यू जितनी भी होंगी उसकी फिक्स होंगी, वो सारी वैल्यूज़ क्या हों, एक मिनिमम वैल्यू का मल्टीपल हो, ठीक है। देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को अपने क्या बोल देते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। और इस मिनिमम वैल्यू को अपने क्या बोल देते हैं, उसका क्वांटा बोल देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लो आपको कह दें भी आपको मार्केट से क्या करना है, पेन लाने हैं, तो पेन लाने हैं तो मिनिमम आप कितने पेन ला सकते हो, एक पेन ला सकते हो। दुकानदार आपको कहेगा भी कम से कम एक पेन। अगर आपको कह दें भी आप क्या करो, आधा पेन ले आओ मार्केट से, तो आधा पेन आप कहोगे भी आधा पेन तो मिलता ही नहीं है, कम से कम कितने, एक पेन मिल सकता है, एक से कम पेन कोई नहीं मिलेगा भी। अगर आपको कह दें भी 1/4 लाओ पेन, तो 1/4 पेन तो नहीं हो सकता, तो मिनिमम कितना पेन हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। अब अगर आप कहो कि मार्केट से आप 10 पेन लाए हो, तो इस 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 10, और इनटू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आपने क्या किया, इस 1 को क्या किया, मल्टीपल कर दिया किसके साथ, एक नंबर के साथ या एक वैल्यू के साथ, ठीक है ना। और ये वैल्यू है कैसी, एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब ये अपॉन वाली वैल्यू नहीं है, अभी 1/3 हो गई, या पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, एक पूरी पूरी होल नंबर है ये, ठीक है। तो अब देखो जो आपको 1 है यहाँ पे, ये 1 क्या है, मिनिमम वैल्यू है किसी क्वांटिटी की, या पेन की मिनिमम वैल्यू है। इस 1 को तो अपने क्या बोल देंगे, क्वांटा बोल देंगे, ठीक है। और जो इसके साथ अगर मान लो आप 5 पेन लेके आ रहे हो, तो इसको 5 को 5 इंटू क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हो जाएगी, और ये वाला जो होगा ये इंटीजर मल्टीपल होगा। तो अब पेन, नंबर ऑफ पेन क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हो जाएगी। और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, कि अगर मान लो आप किसी दुकान से चीनी ला रहे हो, और दुकान वाले ने फिक्स कर रखा है कि आपको क्या है, मिनिमम वो क्या करेगा, 2 किलो चीनी आपको लेनी पड़ेगी, 2 किलो से कम चीनी वो देता ही नहीं है, फिक्स कर रखा उसने कि कम से कम 2 किलो आपको चीनी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपने कहा कि मैं दुकान से क्या किया, मैंने 20 किलो चीनी लाया, ठीक है। तो अब मिनिमम कितनी थी, 2 किलो। इस 2 किलो मिनिमम क्वांटिटी को तो बोलेंगे अपने क्वांटा। 2 किलो जो मिनिमम क्वांटिटी है इसको क्या बोलेंगे, क्वांटा। और 20 kg जो आप लाए हो, इसको इस 2 kg की फॉर्म में लिखने के लिए अपने क्या करेंगे, 10 × 2 कर देंगे यहाँ पे।
तो 2 तो यहाँ पे क्वांटा है और 2 के साथ आप क्या कर रहे हो, एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब अपने को जो अपनी क्वांटिटी है वो मिल रही है। तो अब जो अमाउंट ऑफ शुगर होगी, अमाउंट ऑफ चीनी होगी यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हो जाएगी जितनी शुगर आप ला रहे हो। तो वही चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज पे अप्लाई होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी पार्टिकल पर जो मिनिमम चार्ज होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम से कम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है। ऐसे नहीं भी आप कह दो भी किसी ऑब्जेक्ट से आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकल सकता, या आप कह दो भी 1/3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, तो 1/3 मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, 1। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या हो गया, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हो गया। तो देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने कि द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक प्लेस इन होल नंबर्स, यानी कि जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में चेंज ट्रांसफ़र होते हैं, 1 2 3 4 5 यानी होल नंबर की फॉर्म में क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। एंड द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज इज यूनिटी या 1, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से मिनिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 1 से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रॉन पर देखो, एक साइंटिस्ट थे मिलिकन ने क्या फाउंड किया, मिलिकन फाउंड दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, क्या दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। जो आपने ई की वैल्यू बोल देते हैं इसे ई, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। मिलिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, आपके सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ओनली इसके नाम दिया हुआ है। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला भी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और उसकी वैल्यू उन्होंने बताई ये वाली 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। उन्होंने कहा कि ये वाली जो वैल्यू है ये चार्ज की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज इससे कम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इतना चार्ज होता है, और इसको स्मॉल ई से शो करते हैं अपने। सो द क्वांटा ऑफ चार्ज इज ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब देखो मिनिमम वैल्यू आपने क्वांटा लिखा था, तो अब चार्ज की जो क्वांटा है, चार्ज का जो 1 क्वांटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू जो इसकी मिलिकन ने निकाली है। तो अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि अगर आपको कह दें कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो अपने इस फॉर्मूले से निकालते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई से। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पे कितने हैं, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो देखो कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट में या किसी एलिमेंट में n इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E है। और अगर आपसे पूछे भी n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो n को क्या कर दोगे, E से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये क्या आ जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू एन ई। और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि n है वो 1 2 3 इसकी फॉर्म में आ सकता है, n कभी भी 1.2 2.33 ऐसे पॉइंट वाले नंबर या अपॉन वाले नंबर इनके इक्वल कभी नहीं हो सकता, नॉट इक्वल है इसके, ठीक है। तो अब क्योंकि होल नंबर क्यों होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 होते हैं, 1 2 3 इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब एक ही इसकी एक्सेप्शंस हैं, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जो एक क्वार्क पार्टिकल होती हैं, ये आगे बड़ी क्लास से हायर स्टडीज़ में आता है कि क्वार्क पार्टिकल्स, इस पे क्या होता है कि चार्ज ±2/3e या ±1/3e होता है, ठीक है ना। ये एक इसका एक्सेप्शन है भी, इन पे चार्ज ये होता है, बट क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है फ्री स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन क्वार्क जो पार्टिकल होंगे वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। तो देखो इस जो क्वांटा वाला है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए नया टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से याद करना, 2-3 बार पढ़ना, तब आपके याद हो जाएगा ये वाला।
ठीक है। और बाकी यानी कि एक इसका एक्सेप्शन याद करना, एक्सेप्शन में ओनली इतनी लाइन याद करनी है आपको। और यहाँ से अपने को इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला मिल गया, Q इज इक्वल टू एन ई। न्यूमेरिकल में ये काम आएगा फॉर्मूला कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में n तो क्या दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन और ई उस पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, तो आप उस एलिमेंट या उस पार्टिकल पे क्या निकाल सकते हो, टोटल चार्ज निकाल सकते हो। या आपको क्या कह देंगे, टोटल चार्ज दे देंगे और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। ई की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे एक नोट दिया हुआ है। नोट क्या है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कि चार्ज है वो मास के विदाउट एग्जिस्ट नहीं करता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो देखो क्या चीज़ है कि चार्ज है वो बिना मास के नहीं हो सकता, ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, मास होना जरूरी है किसी पार्टिकल का। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का मास है उस पर चार्ज हो ये जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल आप इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। तो क्योंकि न्यूट्रॉन का क्या होता है, खुद का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इसका न्यूट्रॉन का मास होता है। तो अब इसका मास तो है, केजी में मास है और पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये क्या है, चार्ज लेस है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो मास होते हुए भी वहाँ पे क्या है, चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का आप कह दो भी मास है ही नहीं तो और उस पर चार्ज इतना है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास हो उस पर चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं है, चार्ज उस पर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल इसका न्यूट्रॉन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में शायद 2017 पता नहीं 18 में पूछा हुआ है, मेरे को ऐसा ईयर याद नहीं है, लेकिन एक साल ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप पेपर देख लेना प्रीवियस ईयर के, उसमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्या है क्वेश्चन कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर अपने क्या पढ़ा था, एक क्वांटिटी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी डिटेल में इसके आगे पढ़ेंगे, अपनी इसी चैप्टर में आएगी ये टर्म, कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन अगर चार्ज को ये मूव कर रहा हो तो वो 2 फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड अपने 7th चैप्टर में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी 1st चैप्टर में आएगा। तो आपको वो ये चीज़ याद रखनी कि स्टेशनरी चार्ज होता है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और मूविंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करता है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया है 1 नंबर में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कूलम्स लॉ। कूलम यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलम्स लॉ। तो देखो कूलम्स लॉ क्या होता है, जैसे आपने पिछली बार ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या था, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में लॉ दिया था कि अगर कोई 2 मास इस यानी यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं तो वो हर एक मास दूसरे मास पर क्या लगाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने कह देते हैं। जैसे अर्थ अपने पर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अपना भी मास है, अर्थ का भी मास है, और ये वाला फोर्स मास के कारण लगता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स। तो बिल्कुल वैसा ही आप ऐसे बोल सकते हो भी उसी रूल का ये क्या है, बाई है, ठीक है ना। कूलम्स लॉ, कूलम साइंटिस्ट का नाम है, कूलम ने एक लॉ दिया और ये लॉ उन्होंने किसके लिए दिया, चार्ज के लिए, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं और चार्ज के बारे में कूलम ने ये लॉ दिया। देखो क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस रूल इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। यानी कि अगर आपने को चार्ज दिए हुए हों, इलेक्ट्रिक चार्ज दिए हुए हों और उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्टिंग में अपने पढ़ा था कि अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लें तो उनके बीच क्या लगता है, एक रिपल्शन फोर्स लगता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स बोला था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चलो बोल दिया, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो चाहिए था, तो वो फॉर्मूला कूलम ने दिया। कूलम ने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कूलम्स लॉ,
द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कि अगर आपको दो चार्ज दिए हुए हैं Q1 और Q2 और दोनों r डिस्टेंस पे प्लेस किए हुए हैं, तो अब इनके बीच जो क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये दोनों चार्ज अगर बड़े हैं तो फोर्स भी क्या होगा, उनके बीच ज़्यादा लगेगा, और अगर दोनों चार्जेस क्या हैं, दोनों की वैल्यू छोटी है तो फोर्स भी क्या होगा, उतना ही कम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब चार्ज ज़्यादा इंक्रीज तो फोर्स भी साथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। चार्ज डिक्रीज तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूटन का भी साथ में अपने देखते हैं। न्यूटन ने बताया था कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2, अगर दो m1 m2 मास दिए हुए हो तो वैसी स्टेटमेंट ही है। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब आप दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज। तो ऐसा ही क्या था ग्रेविटेशन में था, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीज़ इसमें नई है, न्यूटन के रूल में ये चीज़ नहीं थी। थर्ड में क्या है कि थर्ड इसमें क्या होता है, ये जो फोर्स है डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। इस कारण उस जो ग्रेविटेशन लॉ है उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते थे, कि यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल पर लगता है और मीडियम पर वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम मतलब दो चार्जेस के बिटवीन अगर आप क्या कर दो, कोई और मीडियम रख दो। पहले तो दोनों चार्ज आपने किस में प्लेस किए हुए हैं, एयर में प्लेस, हवा में प्लेस कर दिए, बाद में दोनों चार्जेस को उठा के आपने वाटर में ले गए, तो अब मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम चेंज होने से कूलाम ने देखा कि ये जो फोर्स है ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये मीडियम पर डिपेंडेंट होता है। तो अब देखो अगर अपने 1-2 इक्वेशन को मिलाएं तो क्या मिलेगा अपने पास, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिमूव करते हो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे क्या आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है, और इक्वल का साइन आने से यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है k, स्मॉल के है ये, स्मॉल के इसको लिखते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम बिटवीन चार्जेस। क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट तभी लगता है जब कोई क्वांटिटी क्या हो, किसी पे डिपेंडेंट हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो इसमें ना आए। ठीक है, तो अब मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो देखो न्यूटन के लॉ में क्या था, G(m1 m2) अपॉन में r² था, G(m1 m2) और आपने अपॉन में पढ़ा था r²। तो अब यहाँ पे G जो होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशन का, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, सेम रहती है हर टाइम। लेकिन यहाँ पे जो K आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू मीडियम बदलने के साथ साथ चेंज होगी, फिक्स नहीं रहेगी। हाँ, इसकी वैल्यू आपको एयर के लिए मैं बता देता हूँ भाई, जो एयर मीडियम है K की वैल्यू स्मॉल k की उसके लिए होती है 9 × 10⁹, और साथ में मैं यहाँ पे यूनिट वाला कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ। इसकी जो यूनिट है वो आप इस फॉर्मूले से मुझे कैलकुलेट करके बताओगे या आप निकाल के देखोगे, कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो k की वैल्यू 9 × 10⁹, और साथ में यहाँ पे यूनिट आपको खुद को लिख के देखनी है, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या है, कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो देखो आज अपने टॉपिक किए हैं, दो टॉपिक अपने किए हुए हैं। एक तो किया है कि जो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसकी मेन क्या थी, 5 प्रॉपर्टीज़ थी। तो पांचों प्रॉपर्टीज़ अपने क्या की इसमें पढ़ी हैं। जैसे इनवेरिएंस है, तो इनवेरिएंस में क्या था कि इनवेरिएंस में चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता चार्ज की वैल्यू, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू करती है वेलोसिटी पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। फिर क्वांटाइजेशन है, ये टॉपिक नया है, ये मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ना, अगर फिर भी ना समझ आए तो नीचे आप कमेंट में बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो इसके बारे में। अपने नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिस्कस कर लेंगे, या नेक्स्ट लेसन जब भी आएगा
अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी सॉरी। और लास्ट में अपने पढ़ा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से अपने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दो चार्जेस के बिटवीन, और ये अपने पास इसका फॉर्मूला आ गया। तो देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर करना, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फिजिक्स के पहुंच सके ये वीडियो। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर इतनी वीडियोस अवेलेबल नहीं है फिजिक्स के लिए। तो ये नोट्स मैंने अपने खुद हैंड रिटन बनाए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई सजेशन देना हो, कहीं आपको गलती भी लगे, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती उससे हो जाती है, तो सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हो। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, क्योंकि फिजिक्स की जो वीडियोस हैं वो बहुत कम है। +2 राजस्थान बोर्ड की बहुत कम है, सीबीएसई की तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स की वीडियोस कम है। तो इसको आप देखना वीडियो को, और साथ साथ इसको नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना। आपको मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।